नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और बढ़िया से आप लोगों की चल रही है पढ़ाई। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से अपना हालचाल बता दीजिएगा भाई कमेंट सेक्शन के अंदर, बढ़िया-बढ़िया सी मुस्कुराती हुई इमोजीज बनाकर, और हम लोग कर रहे हैं फिर क्लास को शुरू, ठीक है? तो आवाज़ सभी को आ रही है? कोई दिक्कत है नहीं किसी तरीके की? कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, फिर मैं कर रही हूँ क्लास को शुरू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरियाणा से भी भाई सभी बच्चों को नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चे काछे काट रहे होंगे, है ना? तो एकदम मज़े में होंगे, एकदम चोखे भले होंगे, है ना? चलो तो भाई आ जाओ, करते हैं क्लास को शुरू। टॉपिक वही चल रहा है, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? तो जैसे हमने पिछली क्लास में बात करी थी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कुछ पदार्थों के बारे में, आज भी उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। कोशिश करेंगे आज कोशिकांगों को खत्म कर दिया जाए, ठीक है? तो कल की क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हमने कर लिया था, डीएनए आरएनए हो गए थे, हमने गोल्गी बॉडी कर लिया था, हमने लाइसोसोम कर लिया था, हमने राइबोसोम कर लिया था। आज जो अगला कोशिकांग है वो है अंतःद्रव्य जालिका। तो भाई नेक्स्ट नंबर जो भी हो आप लिख लीजिएगा। अगला कोशिकांग है अंतःद्रव्य जालिका। क्या है बेटा? अंतःद्रव्य जालिका। अगला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगला कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःद्रव्य जालिका, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको ना अंतःद्रव्य जालिका को कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। इसको कहते हैं कोशिका का अंतः कंकाल, यानी जो आपकी कोशिका है उसका एंडोस्केलेटल इसी को कहते हैं, ठीक है? एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। कभी भी पूछे कौन सा कोशिकांग है जिसको हम लोग कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं, तो कोशिका का जो अंतः कंकाल है ना वो इसी को कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। तो समझ में आ गई बात? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखो कितना लंबा शब्द है, इतने लंबे शब्द को हम बार बार ना लिखकर इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं, तो इसको ही हम शॉर्ट में ईआर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि इसे ही कहा जाता है कोशिका का अंतः कंकाल। अब इसकी खोज किसने करी थी आपको पूछे, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी पोर्टर ने, प्यारे बच्चे। किसने करी थी? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। पोर्टर, तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था अंतःद्रव्य जालिका को, ठीक है? अब ये अंतःद्रव्य जालिका जो है मैम, ये कितने प्रकार की होती है? क्या इसके प्रकार भी हैं? तो हाँ भाई, ये 2 प्रकार की होती है। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है बेटा। कौन कौन सी? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्यारे बच्चे रफ ईआर, एक है रफ ईआर। रफ ईआर, ईआर का मतलब तो तुम समझ ही गए हो, ईआर मतलब अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है? तो एक है रफ ईआर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है? खुरदरी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है भाई? इसको कहा जाता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक? तो एक होती है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यानी कि रफ ईआर, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है स्मूथ ईआर। दूसरी है भाई स्मूथ ईआर, यानी कि आप बताएंगे कोमल अंतःद्रव्य जालिका। तो अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो रफ और एक प्यारे बच्चे कोमल। अब आपको पढ़ना है कि रफ कहाँ पाई जाती है और कोमल कहाँ पाई जाती है। समझ में आ गई इतनी बात? हम अंतःद्रव्य जालिका को पढ़ रहे हैं, गुवाहाटी से बच्चे आ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, पहली बार क्लास ले रहे हैं भैरव जी, तो आपका स्वागत है प्यारे बच्चे, ठीक है? मैम शरीर को बिजली, शरीर का बिजली घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी इसको पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया।
तो आपने बात करी अंतःद्रव्य जालिका की। अंतःद्रव्य जालिका को ही कहते हैं कोशिका का अंतः कंकाल। ये प्यारे बच्चे पोर्टर के द्वारा खोजा गया था और ये दो प्रकार का होता है, खुरदरी और रफ। अब आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि वास्तव में जो अंतःद्रव्य जालिका है वो दिखती कैसी है। मैम इसकी फोटो कैसी होती है? तो ये है भाई अंतःद्रव्य जालिका। देखो ऐसी दिखती है अंतःद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें ऐसा दिखता है। ये जो तुम्हें बीच में संरचना दिख रही है ना, ये जो पीले से रंग की ये बीच में संरचना दिख रही है, ये वाली, और प्यारे बच्चे ये वाली, ये है आप लोगों का केंद्रक। ये है आप लोगों का केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। हमारी कोशिका के अंदर ये है केंद्रक। अब ये जो अंतःद्रव्य जालिका है ना, ये केंद्रक से चिपकी हुई होती है। बीच में केंद्रक और केंद्रक के आसपास होती है ये अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी और स्मूथ, यानी कि खुरदरी और जो आप लोगों की कोमल है यानी स्मूथ। अब देखो इधर, ये जो रफ है और ये जो स्मूथ है, ये एग्जैक्टली कहाँ कहाँ होती है ये आपको पूछा जाएगा। तो देखो आपको ना दो तरीके की अंतःद्रव्य जालिका यहाँ पर दिख रही है। एक तो ये देखो दाने दाने से बने हुए हैं इस पे, ये जो आपको दिख रही है वाइट वाइट दाने से बने हुए हैं, देखो ये रहे वाइट वाइट दाने। तो ये वाइट वाइट दाने क्या हैं? ये वाइट वाइट दाने हैं प्यारे बच्चे राइबोसोम। ये जो मैम वाइट वाइट दिख रहे हैं ये क्या है? ये है राइबोसोम। तो आपको कभी भी पूछेगा कि जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका है वो खुरदरी सी क्यों लग रही है, तो आप बताओगे वो खुरदरी इसलिए लग रही है क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपक गए हैं आकर। अब राइबोसोम चिपक गए तो वो खुदरी खुदरी लग रही है। जैसे एक पेपर पे आप जगह जगह मोती चिपका दो, एक पेपर पे आप जगह जगह मोती चिपका दोगे और फिर उस पर हाथ फेरोगे पेपर पर, तो पेपर खुरदरा खुरदरा लगेगा, वो मोती आपको चुभेंगे। वैसे ही जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका है उसके ऊपर आकर राइबोसोम चिपक जाते हैं, जिससे वो हमें खुरदरी खुरदरी नजर आती है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका खुरदरी क्यों होती है, तो आप बताएंगे राइबोसोम के कारण वो खुरदरी होती है, ठीक है। अभी लिखवा भी दूंगी। दूसरी होती है कोमल अंतःद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई दूसरी स्मूथ क्यों है? आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ये वाली, इस पर कोई सफेद सफेद दाने नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर राइबोसोम नहीं है। तो आधी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम आकर जुड़ गया जिसके कारण वो खुरदरी हो गई, और आधी पर नहीं जुड़ा जिसके कारण वो एकदम कोमल है, एकदम चिकनी, एकदम स्मूथ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अंतःद्रव्य जालिका दो तरीके की है, खुरदरी और स्मूथ यानी कोमल। अब आपको ये भी पूछ सकता है दूसरा पॉइंट कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहाँ होती है, और प्यारे बच्चे जो कोमल अंतःद्रव्य जालिका है वो कहाँ होती है। तो इसको आप लोग ऐसे समझोगे, देखो मान लो ये कोशिका है ना, ये कोशिका है, ये बीच में केंद्रक है। क्या है प्यारे बच्चे? आपको पता है ना, कई बार आप पढ़ चुके हो कि बीच में होता है भाई केंद्रक, बीच में है ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ये जो अंतःद्रव्य जालिका है ना, ये ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस से जुड़ी रहती है। ये है भाई अंतःद्रव्य जालिका, ऐसे ऐसे करके ये है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। और ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया है ये क्या है? तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है ये है कोशिका झिल्ली। ये क्या है प्यारे बच्चे? कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप पढ़ चुके हो कोशिका झिल्ली के बारे में। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो अब आपको पेपर में पूछेगा कि बताओ जो ये अंतःद्रव्य जालिका है, जैसे कि ये जो बिल्कुल केंद्रक के पास है ना ये वाली, ये देखो इन पे मैंने राइबोसोम लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिए भाई, तो ये हो गई खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो ये वाली कैसी अंतःद्रव्य जालिका है? खुरदरी, यानी कि ये है रफ, ठीक है। और इसके पीछे जो आपको दिख रही है, इसके पीछे ये जो दिख रही है, यहाँ पर राइबोसोम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है कोमल अंतःद्रव्य जालिका। ये है प्यारे बच्चे कोमल स्मूथ ER, ये है स्मूथ ER। अब स्मूथ ER की बात करते हैं तो ये किसके करीब है आप बताओ मुझे, ये किससे जुड़ी हुई है? और खुरदरी की बात करें तो ये किससे जुड़ी हुई है? तो आप कहोगे मैम खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका तो केंद्रक के समीप है, ये केंद्रक है, और ये वाली है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका जिसपे आपको मोती जैसे राइबोसोम नजर आ रहे हैं। ये मोती जैसे क्या है बेटा? ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के कारण ये खुरदरी खुरदरी लग रही है ना। तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका किसके समीप है?
आप बताओ मुझे, कोशिका झिल्ली के समीप है या केंद्रक के समीप है? खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका आपको कहाँ नजर आ रही है? केंद्रक के समीप में नजर आ रही है या कोशिका झिल्ली के समीप नजर आ रही है? सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई देखो, अंडा जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा होगा अंडा जैसा ही। तो जल्दी से मुझे बताओ कि खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, ये एग्जाम का प्रश्न है और आप लोगों को ये प्रश्न अब रट गया होगा। इस पिक्चर से प्रश्न रट गया भैया, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो जल्दी से बताओ, खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका कहाँ पर पाई जाती है? केंद्रक के समीप है, कोशिका झिल्ली के समीप है, कहाँ है? जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे। लेट मत करो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी। मुझे सबका कमेंट दिखना चाहिए भाई। खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका किसके समीप तुम्हें दिख रही है? आप लोग कहेंगे कि एक बच्चे का आंसर आया सेल मेम्ब्रेन। मेरे प्यारे बालक, ये खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका है और ये वाली पिंक वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका तुम्हें सेल मेम्ब्रेन के पास दिख रही है क्या? है खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका तो ये है जहां मोती से दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, तो ये तो केंद्रक के समीप है ना। तो आपको पूछेगा कि खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका कहाँ पाई जाती है, तो ये केंद्रक के समीप पाई जाती है। ये केंद्रक के समीप है। भैया देखकर भी गलती करोगे? देखकर भी गलती करोगे क्या? पिक्चर आपको पेपर में बनाकर दे दूं मैं ऐसे और पूछ लूं कि कौन सी अंतः द्रव्य जालिका कहाँ है? तो खुरदरी तो भाई केंद्रक से लगी हुई है। और ये जो कोमल वाली है, ये कोमल वाली है, देखो ये कोमल वाली है, ये बिल्कुल किससे जुड़ी हुई है? ये आप लोगों की कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई है। ये बिल्कुल कोमल वाली है जो आपकी किससे जुड़ी हुई है? कोशिका झिल्ली से। तो आपको ये प्रश्न आता है कि खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका कहाँ होती है, तो बताएंगे नियर टू न्यूक्लियस होती है। नियर टू न्यूक्लियस। इस पिक्चर को ड्रॉ करके इस पिक्चर के साथ ये पॉइंट लिख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे। और कभी भी पूछे कि कोमल अंतः द्रव्य जालिका कहाँ होती है, तो ये वाली कोमल है प्यारे बच्चे, ये वाली कोमल है। तो आपको दिख रहा है ना कि ये कोशिका झिल्ली से बनी हुई है, तो ये कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली के समीप होती है। कोशिका झिल्ली के समीप होती है। तो इतनी सी बात, इतना सा पॉइंट जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली के समीप होती है। तो आपको अब चीजें याद हो गई होंगी। नियर टू सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ होती है? नियर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास होती है ये। ठीक, समझ में आ गई बात भाई? मैम प्लीज, 6 जून वाली बायोलॉजी की क्लास अपलोड नहीं है क्या अभी भी? ठीक है, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगी और अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको आते हैं एग्जाम में कि रफ ईआर कहाँ होता है? केंद्रक के समीप। दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है हरा हरा, और ये मोती मोती से जो लग रहे हैं ये रफ ईआर है आप लोगों के, ये रफ ईआर है। तो ये केंद्रक के ज्यादा पास है, कोशिका झिल्ली से थोड़ा दूर है। लेकिन जो कोमल अंतः द्रव्य जालिका है ये कोशिका झिल्ली के ज्यादा समीप और केंद्रक से दूर है। ठीक है, अब इनका काम आप लोग पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है, ये पूछ ले पेपर में। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि जो हमारी अंतः द्रव्य जालिका होती है या रफ ईआर जो होता है, इसके बाद मैम इनका काम क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो अंतः द्रव्य जालिका है ये होती है प्यारे बच्चे 2 प्रकार की। आपने दोनों के बारे में पढ़ लिया। एक बार फिर से यहाँ पर लिखूंगी कि जो ईआर होते हैं इसमें से जो रफ वाला होता है, रफ ईआर जो होता है, रफ ईआर, खुरदरी, बार बार हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक बार समझ चुके हैं, ये होती है हिंदी में खुरदरी। ठीक है, और प्यारे बच्चे दूसरी होती है स्मूथ यानी कि कोमल, स्मूथ यानी कि कोमल जिसको आप लोग बोलते हो। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो स्मूथ अंतः द्रव्य जालिका होती है और कोमल ये कहाँ कहाँ होती हैं। तो खुरदरी की बात करें तो ये केंद्रक के समीप होती है। कहाँ होती है बेटा? केंद्रक के समीप होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? केंद्रक के समीप, नियर टू न्यूक्लियस। दोबारा दोबारा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि तुम लोग फिर कहते हो कि नोट्स कैसे बनाएं। आगे ये प्यारे बच्चे इस पर क्या जुड़ा हुआ होता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम जुड़े होते हैं। इस पर ये खुरदरी क्यों है? राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसके पास राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसीलिए ये आपको खुरदरी लगती है। जॉइंट राइबोसोम, यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम जॉइंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये खुरदरी खुरदरी सी लगती है। अच्छा मैम, इसका काम क्या होता है खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका का? तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं, ये जो राइबोसोम है इनको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं।
तो प्यारे बच्चे जब कभी भी पूछेगा ना, भाई मैं ये बता रही हूं तुम्हें ट्रिक के माध्यम से कि कहीं भी राइबोसोम लिखा मिल जाए तुम्हें, राइबोसोम कहीं भी लिखा मिल जाए, वहां पर प्रोटीन संश्लेषण का काम होगा, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। तो यहां पर भी खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका पर भी तो राइबोसोम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहां भी प्रोटीन संश्लेषण होता है। पेपर में आएगा कि खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका का कार्य क्या है, तो बताकर आओगे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। ये किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। या ऐसे पूछ लेगा कौन सी अंत्यद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, तो आप कहेंगे खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका। क्यों? क्योंकि इस पर है राइबोसोम, और जहां भी राइबोसोम होंगे वो प्रोटीन ही बनाएंगे हमेशा। तो यहाँ ये क्या काम करता है? खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? आ जाओ, यहां पर बात करेंगे ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे कोशिका झिल्ली के समीप पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के समीप, कोशिका झिल्ली के समीप होती है। कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली के समीप, नियर टू सेल मेम्ब्रेन, नियर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ चुके हो, दोनों को सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर ये जो होती है स्मूथ, इस पर राइबोसोम नहीं होते बेटा। कौन सी अंत्यद्रव्य जालिका है जहां पर राइबोसोम नहीं होते, तो आप बताओगे कोमल अंत्यद्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं, तो लिखेंगे नो राइबोसोम, यहां पर कोई राइबोसोम नहीं होते। अब मैम यहां पर कोई राइबोसोम नहीं है तो इसका काम क्या है? ये काम क्या करती है? जैसे रफ ईआर ने तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कर दिया, इसने क्या करा? तो ये करती है लिपिड सिंथेसिस का काम, लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। ये करती है लिपिड संश्लेषण का कार्य, यानी कि इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड होती है प्यारे बच्चे वसा, तो ये वसा का निर्माण करती है, ये फैट का निर्माण करती है कोशिका के अंदर, तो इसका काम होता है लिपिड संश्लेषण। पेपर में आएगा कि कौन सी अंत्यद्रव्य जालिका लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है, तो बताकर आना कोमल अंत्यद्रव्य जालिका, कोमल अंत्यद्रव्य जालिका। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर? कॉलिंग टीम का नंबर आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाता है बेटा, एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट्स जो आपको याद कर कर चलने हैं ईआर के द्वारा। तो आ जाओ भाई अगले कोशिकांग की तरफ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला कोशिकांग, कोशिका के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अभी अभी हमने किसके बारे में बात कर ली? अंतःद्रव्य जालिका के बारे में बात कर ली है। अब आ जाओ बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अगला कोशिकांग कौन सा है प्यारे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सूत्री कणिका के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ऐसा सा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आ जाओ भाई। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसकी खोज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर पेपर में आए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है, तो आप बताओगे कॉलीकर ने करी है। कॉलीकर नाम याद रख लेना काफी है, एल्बर्ट कॉलीकर है इनका नाम, लेकिन कॉलीकर याद रख लेना काफी है। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलीकर ने करी थी। ठीक, आ जाओ। कीटों के अंदर किसमें करी थी? कीटों के अंदर, जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीटों में करी थी। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट, इनमें करी थी। तो इंसेक्ट्स के अंदर सबसे पहले किसकी खोज? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एल्बर्ट कॉलीकर ने करी थी। ठीक है, दूसरा, इसको, इस शब्द को किसने दिया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया, तो बताएंगे बैंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था? बैंडा ने। पेपर में पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया, तो बताकर आना बैंडा ने। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने बोला? बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा, तो ये बात बताकर आओगे ऑल्टमैन ने। तो ऑल्टमैन भी एक साइंटिस्ट थे, ऑल्टमैन, इन्होंने क्या करा? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। तो मैंने अभी तक तीन चीजें बताई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? कॉलीकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? बैंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा? ऑल्टमैन ने।
तो तीनों पॉइंट आपको याद हो गए भाई, है ना, तीनों पॉइंट याद हो गए। चलो अब हम आगे बात करेंगे कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है। तो भाई दोहरी झिल्ली संरचनाएं पेपर में पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत बार कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना है। तो बेटा ये दो झिल्लियों के अंदर बनी हुई संरचना है। इसके बाहर देखोगे तो दो झिल्लियां हैं जो इसको घेरे हुए हैं। ऐसा समझो जैसे ज्यादा ठंड होती है तो तुम दो रजाई ओढ़कर सो जाते हो, तो तुम दो रजाई के अंदर ढक गए हो, फिर तो तुम्हारे ऊपर दो झिल्ली हो गई है, एक रजाई दो रजाई, तो दो रजाई का मतलब झिल्ली। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ी ठंड लगती है, इसीलिए ये अपने चारों तरफ दो झिल्लियां बनाकर रखता है। तो ये दो झिल्लियों के अंदर बंद है, दोहरी झिल्ली संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आओ आगे। अगला, कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। इसी को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, हाँ अभी बताऊंगी। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं एटीपी। प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं बिजली घर, ऐसा इसमें क्या है। तो भाई जैसे आपके घरों में बिजली आती है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, उसके अंदर बिजली घर से तार जुड़े होंगे ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आती है। तो बिजली किसके अंदर बनी, ट्रांसफार्मर में, आपके घर में जो बिजली आ रही है। वैसे ही आपकी कोशिका के अंदर जो एनर्जी बन रही है, आपकी कोशिका में जो ऊर्जा बन रही है, वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पूरी कोशिका में जो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, तो अब कोशिका में जो बिजली है या जो ऊर्जा है वो किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। भाई आपके घरों में जो बिजली आ रही है वो तो एम्पियर में आती है, इतने एम्पियर की बिजली आ रही है ना, ऐसे बोलते हो। लेकिन इतने, या वोल्टेज आ रही है, भाई इतनी वोल्टेज आ रही है, ऐसे बोल देते हो। लेकिन हमारी कोशिका में जो ऊर्जा बनती है उसको हम एटीपी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी कोशिकाओं में बनते हैं एटीपी, और ये एटीपी किसके अंदर रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी का संचय भी कहाँ होता है, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछा जाएगा पेपर में कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसमें एटीपी का संचय होता है, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एटीपी का संचय। ठीक है, अब मैम एटीपी क्या है। तो एटीपी प्यारे बच्चों, जो एटीपी होता है इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, ये कोशिका की ऊर्जा करेंसी है या कोशिका का ऊर्जा सिक्का। कभी भी पूछे कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, यानी पूरी की पूरी कोशिका के अंदर जो एनर्जी है वो किस रूप में रहती है। कई बार इसको एनर्जी यूनिट ऑफ सेल भी बोलते हैं, ऊर्जा की इकाई, इसको हम ऊर्जा की इकाई के रूप में भी बोलते हैं। तो या तो ऊर्जा की इकाई करके आ जाए, यूनिट ऑफ एनर्जी करके आ जाए, यूनिट ऑफ एनर्जी करके आ जाए, या आपको प्रश्न पूछ ले कि कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसको कहते हैं। ये दोनों नाम है एटीपी के। तो एटीपी जो होता है आपकी कोशिका के अंदर जो ऊर्जा है ना, मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सारी की सारी एनर्जी इसी के पास है, एटीपी के। एटीपी यही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया से धीरे धीरे एनर्जी जा रही है और पूरी कोशिका काम कर रही है, और आपके ऑर्गन फिर काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो पूरी कोशिका की ऊर्जा भी मर जाएगी, और आपके दिल, किडनी, ये सब कोई काम नहीं कर पाएगा, और हम भी मर जाएंगे फिर। तो पूरी कोशिका को चलाने का काम यही कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्या बन रहा है, इसमें ही बन रही है एनर्जी, यानी कि एटीपी। ठीक है, अब आपको एटीपी के ये दो नाम भी याद रखने हैं। एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखी हुई है ये रही। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों एक पॉइंट और है कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम लोग सांस लेते हैं
जब हम लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, है ना। और हमने खाना खाया तो खाने से हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलेगी, ठीक। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे खाने से ग्लूकोज मिलती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है बेटा, और जलकर ही बनते हैं ये एटीपी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज जलेगा हमारे शरीर में, तभी बनते हैं एटीपी, यानी तभी बनती है ऊर्जा। और ये ऊर्जा बनाने वाली जो प्रक्रिया है, यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो भी हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। तो जब हमारी कोशिका श्वसन करती है तो वो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। फूड पॉइजनिंग, जब आप प्रदूषित खाना खा लेते हो, जब हम लोग खाना बैक्टीरिया वाला खाना खा लेंगे तो हमारे शरीर में वो बहुत सारे विषाक्त फैला देगा, जिससे उल्टी होगी, वही होती है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बात करें। भाई बॉडी दैट मृत्यु होने पर बॉडी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो हीट बन रही है ना, वो रेस्पिरेशन और प्यारे बच्चे भोजन जब आपका पच रहा है, उन दोनों क्रियाओं के दौरान शरीर में हीट बनती है, उसी हीट से हमारी बॉडी गर्म रहती है। अब जब हम मर गए हैं तो लीवर किडनी सबने काम करना बंद कर दिया, तो ना तो पाचन हो रहा है ना श्वसन हो रहा है, इसीलिए बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। एनर्जी कैसे बनती है, एक बच्चे का डाउट है कि मैम एनर्जी कैसे बनती है। प्यारे बच्चे, ये कोशिका है, ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आपने सांस लिया, सांस के साथ आपके ऑक्सीजन गई शरीर में, ऑक्सीजन खून में मिल गई, रुधिर में मिल गई, रुधिर इस ऑक्सीजन को बहाकर लेकर गया आपकी कोशिकाओं तक, कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंच गई माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्यारे बच्चे, आपने खाना खाया, भोजन किया, भोजन से आपको मिला ग्लूकोज, भोजन से आपको मिला ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी रुधिर में मिल गया, और रुधिर इस ग्लूकोज को वापस बहाकर ले गया कोशिका तक। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पहुंच गई, ग्लूकोज भी यहाँ पहुंच गया। अब ये ग्लूकोज जलेगा तो जलकर बनेगी एनर्जी, जलकर रिलीज होगी एनर्जी, ऐसे बनती है एनर्जी, ठीक है। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चे, जो सूत्री कणिका होता है, सूत्र कणिका जो होता है, इसी के अंदर जब भी ग्लूकोज जलेगा, ठीक है, ग्लूकोज जलेगा, तो ग्लूकोज के जलने पर क्या निकलता है, ग्लूकोज के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है बेटा, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, बेसिकली ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, तो आप लिख सकते हो कि पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल बनता है इसके अंदर। तो जब पायरुविक अम्ल जलेगा या पायरुविक अम्ल से ही परिवर्तित होकर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से अम्ल का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, CO2, और एनर्जी रिलीज होती है किसके द्वारा, तो आप बताओगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जब आपके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जब पायरुविक एसिड का विघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलेगी प्यारे बच्चे। तो ये प्रक्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस एक लाइन को भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक एसिड का विघटन होगा तो क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ना मैंने बोला दो संरचनाएं हैं, दोहरी झिल्ली संरचना है। तो एक तो यहाँ पे क्रिस्टी देखने को मिलते हैं तुम्हें, क्रिस्टी, क्रिस्टी है एक तो इसकी संरचना, और एक होता है प्यारे बच्चे मैट्रिक्स, एक है मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्रिस्टी और मैट्रिक्स दो संरचनाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्रिस्टी जो है ये आंतरिक संरचना है, ठीक है, अंतः संरचना होती है क्रिस्टी। क्रिस्टी कैसी संरचना है, अंतः संरचना। और मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरीके का तरल होता है। मैट्रिक्स एक तरीके का तरल है, यानी कि लिक्विड है। देखो ये पानी पानी सा जो दिख रहा है, ये क्या है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है।
अब इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं ऑक्सीसोम, यहां लिख रही हूं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। कभी भी आपको पूछे कि ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कोशिकांग में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, तो बताना माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम क्या होते हैं, तो ऑक्सीसोम छोटे छोटे अणु होते हैं, इन छोटे छोटे अणुओं से ही एटीपी बनता है। ठीक है, अभी अभी बताया ना कि एटीपी का संचय कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम ही एटीपी का संचय करते हैं। ठीक है, यही बनाते हैं एटीपी को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं, आप बता देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आपने ये सारी चीजें नोट कर ली, बताओ जल्दी से। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत, आरएनए टू डीएनए की लंबाई कितनी होती है? बेटा हमारा डीएनए इतना लंबा होता है कि अगर आप उसको खोल दो ना तो वो चंद्रमा से और पृथ्वी तक का चक्कर लगा देगा, इतना लंबा होता है हमारा डीएनए। तो उसकी लंबाई तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन आपको ये पूछेगा कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए के हेलिक्स के बीच की लंबाई, तो 34 एंगस्ट्रोन होती है, उसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा। आपको पूछेगा कि जो जैसे डीएनए है ये ऐसे, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है 34 एंगस्ट्रोन हो, कितनी, 34 एंगस्ट्रोन। ठीक है, जबकि हमारा जो डीएनए है ना वो इतना लंबा है, अगर उसको पूरा खोल दिया जाए पृथ्वी से चंद्रमा तक के चक्कर लगा देगा, वो इतना लंबा है बेटा। ठीक है, नहीं भाई, किसी दूसरे व्यक्ति के एटीपी हमारे शरीर में नहीं आ सकते। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आपको मैंने क्या बताया, आप यहीं पर इस पॉइंट को नोट करके चलेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैम ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्या होता है? तो लिख लीजिएगा पहले, सूत्री कणिका, हिंदी में लिख लो पहले फिर समझाऊंगी। सूत्र कणिका, ये जितनी भी स्लाइड है सब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही है, तो ये इसी स्लाइड पर मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा दिया। सूत्री कणिका सूत्री कणिका के पास स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, स्वयं का डीएनए, स्वयं का डीएनए व राइबोसोम होते हैं। भाई ये आपको पूछा जाएगा कि कोशिका के अंदर वो कौन से कोशिकांग है जहां पर खुद का डीएनए पाया जाता है, जहां पर खुद के डीएनए उपस्थित होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी को आप समझेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो पूरी कोशिका के अंदर जो मुख्य डीएनए है वो केंद्रक में होता है। ये केंद्रक है ना भाई, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो मैंने कहा था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में, बताया था ना। लेकिन केंद्रक के अलावा भी कोशिका के अंदर दो ऐसी जगह हैं जहां डीएनए पाया जाता है, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी आपको पूछे कि केंद्रक को छोड़कर केंद्रक के अलावा और कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो बताकर चलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो सेमी ऑटोनोमस होता है, यानी इसके पास स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, अगर मैं पूरी संपूर्ण कोशिका की बात करती हूं तो पूरी कोशिका में 3 ऐसी जगह हैं जहां डीएनए मिलेगा। पहली जगह है केंद्रक, सारा का सारा मुख्य डीएनए यही है केंद्रक के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा भाई डीएनए, लेकिन यही है मुख्य डीएनए, यही है मेन डीएनए, सबसे बढ़िया डीएनए यही है, मेन डीएनए यही है। ठीक है, तो पहली जगह तो ये हो गई। दूसरी जगह है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी जगह है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ भी मिलेगा भाई डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा डीएनए। दूसरी जगह है सूत्रकणिका, यहाँ भी मिलेगा डीएनए।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें भी मिलेगा भाई डीएनए। ठीक है, तो दूसरी जगह कौन सी हो गई भाई, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरी जगह कौन सी है जहां डीएनए मिलता है, तो तीसरी जगह है, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट, तीसरी जगह है हरित लवक, हरित लवक, तीसरी जगह है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट तो पौधों में होते हैं, हमारे अंदर तो है ही नहीं, लेकिन कभी भी पूछ ले कि कहाँ कहाँ डीएनए देखने को मिलता है, तो यहाँ भी होता है डीएनए। तो तीसरी जगह हो गई ये। तो पूरी कोशिका में 3 जगह, 3 कोशिकांग ऐसे हैं जहां डीएनए मिलता है। कौन कौन से कोशिकांग है, पहले नंबर पर केंद्रक, केंद्रक में ही होता है मुख्य डीएनए, मेन डीएनए केंद्रक में भी है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरी जगह है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है ना भाई। आगे बात करते हैं, अब चल रहे हैं आगे की तरफ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इतनी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग पढ़कर चलोगे। ये तीनों की तीनों स्लाइड किसके बारे में है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। अब हम चल रहे हैं आगे वाले पॉइंट की तरफ, अगले कोशिकांग की तरफ। अगला कोशिकांग क्या है मैडम जी, तो एक पॉइंट, ये जो मैंने कल आपको गोल्गी काय कराए थे ना बेटा, गोल्गी काय, इसके बारे में ना एक पॉइंट है जो आपको लिख लेना है, कहीं भी लिख लो। जो गोल्गी काय होते हैं ना, जब ये पादप कोशिका के अंदर देखने को मिलते हैं तो इनको गोल्गी काय नहीं बोलते, फिर इनको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको मिल सकता है कि पादप कोशिका में गोल्गी काय को किस नाम से जाना जाता है, तो पादप कोशिका में गोल्गी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम। तो ये जो मैंने कल आपको गोल्गी काय वाला पॉइंट कराया था, इसमें लिख सकते हो कि जब ये पादप के अंदर होती हैं, पादप कोशिका में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल रह गया था, जब ये प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर कि जब ये पादप कोशिका में मिलेंगी तो इनको डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिक्टियोसोम। फिर इनको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो कहीं पर अगर आपको जगह दिखती है तो इस पॉइंट को और ऐड कर लीजिएगा, गोल्गी काय से संबंधित है ये पॉइंट, डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चल रहे हैं अगले कोशिकांग की तरफ जो है प्लास्टिड। अगला कोशिकांग जो है प्यारे बच्चों प्लास्टिड। ठीक है, एग्जाम के बारे में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कब है। आओ, अगला कोशिकांग है प्लास्टिड प्यारे बच्चे, जिसको बोलते हैं लवक। लवक की खोज किसने करी थी, शिम्पर ने करी थी प्यारे बच्चे, या अर्नेस्ट हैकल। शिम्पर ने बेसिकली क्लोरोप्लास्ट को खोजा था, इसी का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, अभी समझाऊंगी। तो आपको कभी भी पूछे कि भाई डिस्कवरी किसने करी थी, अर्नेस्ट हैकल ने करी थी, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं बेटा, ये हमारे अंदर नहीं है प्लास्टिड, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में होता है, तो प्लास्टिड बताकर चल सकते हो। ठीक है, आओ, पादपों में ये क्या काम करते हैं, पादपों को रंग प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कलर। प्यारे बच्चे कलर देते हैं पौधों के अंदर। आपने देखा है ना पौधों में कितने रंग बिरंगे फल आते हैं, कितने रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो ये जो रंग बिरंगे रंग है ना पौधों के अंदर, किसके कारण आते हैं, प्लास्टिड के कारण ही आते हैं। तो प्लास्टिड ही पौधों को क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। ठीक है भैया, ये रिफ्लेक्स रिएक्शन है, जब भी हम छींकेंगे तो हमारी आंखें बंद होंगी, ये रिफ्लेक्स रिएक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है ये। ठीक है, अब आओ आगे बात करेंगे। हमारे शरीर में कहाँ पर होता है ये सब, बेटा हमारे शरीर में जो कोशिका है उनके अंदर होता है ये सब। आपके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जहां कोशिका ना हो, आपका पूरा शरीर कोशिका से भरा पड़ा है, और हर कोशिका के अंदर पाई जाती है ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रही हूँ। समझ में आई बात। अगर तुम मेरी यहाँ से उंगली काट कर भी उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसकी कोशिका के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी जो मैं पढ़ा रही हूँ।
तो हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी ऑर्गन है उनके अंदर जो कोशिका है उसके अंदर हैं ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तो ये पौधों में पाए जाते हैं केवल। अब मैम प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, नाम तो जरूर सुना होगा। क्रोमोप्लास्ट, ये नहीं सुना होगा। ल्यूकोप्लास्ट, ये भी नहीं सुना होगा। अब सुन लीजिए और याद कर लीजिए कि ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। जो प्लास्टिड होते हैं, लवक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताओगे। लवक होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से प्यारे बच्चों? सबसे पहले है हरित लवक, आपने कई बार नाम सुना है हरित लवक का, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत लवक। आप एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले हरित लवक के बारे में बात करेंगे। देखो नाम ही है इसका हरित लवक, तो ये क्या काम करते हैं? पौधों को हरा रंग देते हैं। कभी भी पूछेगा कौन से लवक है जो पौधों को हरा रंग देते हैं, तो भाई आप बताओगे हरित लवक। तो ये प्लांट को कैसा कलर देते हैं? ग्रीन कलर देते हैं। जितनी भी तुम पौधों में हरा रंग देखते हो, पत्तियां हरी हैं, है ना, तो ये हरा रंग जो भी है क्लोरोप्लास्ट के कारण है। समझ में आ गई बात? अब ये कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली पत्तियों में, क्योंकि पत्तियां ही ज्यादातर क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। कभी पूछे कि पादप कोशिका के जो पादपों में हरित लवक कहाँ होते हैं, मुख्यतः कहाँ होते हैं? तो ज्यादातर या मेनली पत्तियों में ही होते हैं, ठीक है। आगे प्यारे बच्चे, इनके अंदर एक और वर्णक पाया जाता है। इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है भाई? तो इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को बोलते हैं हम पर्णहरित। क्लोरोफिल को हिंदी में बोला जाता है पर्णहरित। इसको भी लिखवा दूंगी पीछे, ठीक है। तो आपको कहानी समझ में आई? आपको कहानी समझ में आई? पादपों के अंदर जो लवक होते हैं इनको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला है क्लोरोप्लास्ट, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों को हरा रंग देते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? अधिकतर पत्तियों में होते हैं, क्योंकि पत्तियां ही हरे रंग की होती हैं। और तीसरा, इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। जैसे मैंने आपके ब्लड में एक वर्णक था हेमोग्लोबिन, पढ़ाया था ना कि आपके खून को लाल रंग देने का काम कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर होता था हेमोग्लोबिन। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये भी एक वर्णक है और यही देता है बेसिकली हरा रंग। तो ये हरित लवक हरा रंग क्यों देते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक वर्णक है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, पर्णहरित। इसी के कारण ये हरे रंग के होते हैं जो पत्तियां होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अब ये जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित क्लोरोफिल जो है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ये क्या कैसा पिगमेंट है पौधों के अंदर? तो प्यारे बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट है। यही है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये पौधों का, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आपको पूछेगा कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ही है जो पौधों के अंदर धूप को ट्रैप करता है और जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो कभी भी आपको पूछे कि पौधे कौन से वर्णक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं अपना, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बात समझ में आ गई? तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही पहले हम बातें करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो आइए मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में और चीजें बताना चाहती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक जो होता है, हरित लवक की हम लोग बात कर रहे हैं, हरित लवक, ठीक है। अब ये जो हरित लवक है ना, इसकी संरचना कुछ कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है, ऐसी सी संरचना होती है। मतलब ये जो हरित लवक है ये भी 2 झिल्लियों से बना हुआ है बेटा, ये भी दोहरी झिल्ली संरचना है, दोहरी झिल्ली संरचना है। ये भी क्या है? दोहरी झिल्ली संरचना है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने 2 चद्दर ओढ़ी हुई थी, वैसे ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है।
दोहरी झिल्ली संरचना, इसने भी 2 चद्दर ओढ़ रखी है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग। क्या मैम ये किसी जंतु में भी पाया जाता है हरित लवक? आपने बताया ये केवल पौधों में होते हैं, तो क्या किसी जंतु में भी है? तो प्यारे बच्चे बिल्कुल, ये युगलीना में भी पाए जाते हैं। युगलीना एक जंतु है, ठीक है, ये युगलीना में पाए जाते हैं, युगलीना में पाए जाते हैं प्यारे बच्चे। युगलीना क्या होता है मैडम? तो युगलीना एक जंतु है बेटा। तो अभी मैं लिखवा देती हूँ, अभी दिखाऊंगी युगलीना। तो प्रेजेंट इन युगलीना, ये युगलीना में भी होते हैं भैया। और मैम ये जो युगलीना है ना, इसका कुछ और नाम भी है क्या? तो युगलीना को पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो युगलीना है पादप और जंतु के बीच की कड़ी, पादप व जंतु के बीच की कड़ी है ये, ठीक है, के जंतु के बीच की कड़ी। यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टर पादपों के जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर इसमें जंतुओं के जैसे हैं। तो दोनों की तरह काम करता है ये युगलीना, पादप की तरह भी और जंतु की तरह भी। तो इसको कहा जाता है चेन बिटवीन, इसको कहा जाता है चेन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो कभी भी आपको पेपर में पूछे कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन सा जानवर है, तो आप बताएंगे युगलीना। ठीक है, अब युगलीना कैसा होता है चलो दिखाती हूँ। युगलीना बड़ा सुंदर सा एक कोशिकीय जीव है, ये आपको नॉर्मली दिखाई भी नहीं देगा, आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को लेकर आना पड़ेगा और तब ये आप लोगों को दिखाई देगा। तो देखो ये है युगलीना, कितना सुंदर है, ये रहा युगलीना, है ना, कितना सुंदर है प्यारे बच्चे, ये है युगलीना, देखो कितना सुंदर है, हरा हरा है, हरा हरा। हरा क्यों है? क्योंकि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल है, इसीलिए ये हरा है। तो कभी कभी ये क्या करता है, ये छोटे 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 कीड़ों को भी खाता है, और कभी कभी ये जब इसे कीड़े नहीं मिलते तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना लेता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और दूसरे जंतुओं पर भी निर्भर है, इसीलिए पादप और जंतु दोनों की तरह काम करता है। तो ये होता है युगलीना, कितना सुंदर है ना, देखो। तो ये युगलीना है जो कि पादप आपको नदी तालाब के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट भी हरित लवक के बारे में आपको पढ़ने है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैम हरित लवक जो होता है उसकी संरचना ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है। अब इसमें ना ऐसे ऐसे सिक्के के जैसे कुछ आपको संरचनाएं नजर आती हैं, जैसे 1-1 रुपए के सिक्के रख दिए हों, ऐसे ऐसे सिक्के के जैसी कुछ संरचनाएं नजर आती हैं। इन सिक्के नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो हरित लवक के अंदर जो सिक्के के समान संरचनाएं हैं इनको कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं इनको? ग्रैनम कहते हैं। इनको कहा जाता है भाई ग्रैनम। क्या कहते हैं बेटा? ग्रैनम। या इन्हीं को थाइलोकॉइड भी कहते हैं, थाइलोकॉइड, इन्हीं को हम थाइलोकॉइड भी कहते हैं, ग्रैनम या थाइलोकॉइड। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी पूछेगा कि हरित लवक के अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे सिक्के होते हैं 1-1 रुपए के सिक्के, तो ये सिक्के के समान दिखाई देते हैं, सिक्के के समान संरचनाएं हैं। ठीक है, सिक्के के समान होती हैं, कॉइन लाइक होती हैं, जैसे कॉइन होता है ना वैसी दिखती हैं ये आप लोगों को, सिक्के के समान संरचनाएं हैं। इनको क्या कहते हैं? ग्रैनम या थाइलोकॉइड। अब इसके अंदर एक तरल भरा हुआ होता है, लिक्विड, ये भरा हुआ एक लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, ये रहा एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रोमा। इस लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इस लिक्विड को? स्ट्रोमा कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? इस लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मैंने क्यों बताए? क्योंकि यहां से प्रश्न आता है पेपर में, आपको पूछेगा कि ग्रैनम और स्ट्रोमा की खास बात क्या है। पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का एक फोटो दिखा दूं क्लियरली, जहां आपको दिख जाए कि भाई कहाँ है ये संरचनाएं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगे इसके अंदर सिक्के के जैसी संरचनाएं, देखो ये रखी हुई। अब ये वीडियो ना हो, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इसके अंदर देखो तुम्हें सिक्के के जैसी ये संरचनाएं दिख रही हैं ना, ये सिक्के से रखे हुए हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं थाइलोकॉइड या ग्रैनम। मैंने बताए थे ना अभी अभी, या तो थाइलोकॉइड बोल दो या ग्रैनम बोल दो।
और ये इसके अंदर एक लिक्विड सा भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा, उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। और एक बात और याद रखोगे कि इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है कैल्विन चक्र का संपन्न, कैल्विन साइकिल पौधों के अंदर होती है ये कैल्विन चक्र। तो कैल्विन चक्र कोशिका के किस कोशिकांग में चलता है, आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में। तो कैल्विन साइकिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, ये पौधों से संबंधित एक साइकिल है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये किसके अंदर चलती है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हरित लवक और स्ट्रोमा है, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको कभी भी पूछे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है भाई पौधों के अंदर, जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण जो होगा जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दो तरीके से होता है, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से होता है। एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो अंधेरे में होती है, प्रकाश संश्लेषण की वो अभिक्रिया जो अंधेरे में होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन, इसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है, भैया प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण दो तरीके का होगा, प्रकाशीय और दूसरा होगा अप्रकाशीय। तो एक तो प्रकाश उधर लिख दिया, एक इधर लिख देते हैं प्रकाशीय, ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, इसको कहा जाता है लाइट, भैया ये रोशनी में होगी, इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण दो तरीके का होगा, अप्रकाशीय और प्रकाशीय। आपको पूछ ले कि हरित लवक के कौन से भाग में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, तो कभी भी पूछे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो आप बताना स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में, ठीक है, इन स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो आंसर लगाकर आना स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा कहाँ है, देख लो, अभी अभी दिखाया था, ये जो इसमें तरल सा भरा हुआ है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो इसी स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, यानी यहाँ अंधेरे वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। और दूसरी है प्रकाशीय अभिक्रिया, ये कहाँ होती है, ये होती है ग्रैनम के अंदर, ये होती है ग्रैनम में, ठीक है, इन ग्रैनम। ये कहाँ होती है, ग्रैनम के अंदर होती है, ग्रैनम में होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये ग्रैनम में होगी, कैसे याद करोगे भाई, ग्रैनम कहाँ है, तो ये सिक्के जैसी संरचनाएं जो हैं ये हैं ग्रैनम, इनमें होगी, ठीक है, जिनको थाइलोकोइड भी कह देते हैं। एक साथ जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनको थाइलोकोइड भी कह देते हैं, अकेले अकेले रहेंगे तो ग्रैनम बोल देते हैं। तो इनमें होती है प्यारे बच्चे प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर। अब आप कैसे याद करोगे, देखो जी से ग्रैनम होता है और गै से ग्रैनम, गै से गोरा। जब हम धूप में खड़े हैं तो गोरे गोरे दिखाई देते हैं, है ना। तो जब प्रकाश होगा तो आप गोरे दिखाई दोगे, और गोरे दिखाई दोगे तो दैट्स मीन ग्रैनम। तो गै से गोरा, गै से ग्रैनम। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश में खड़े होने पर गोरे दिखते हैं और अंधेरे में खड़े होने पर काले दिखते हैं भाई। हर चीज, कोई व्यक्ति गोरा भी है वो अंधेरे में खड़ा है तो दिखेगा ही नहीं, काला ही दिखेगा। तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, गै से गोरा, गै से ग्रैनम। तो जब आप प्रकाश में खड़े हो तो गोरे दिखोगे, तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रैनम में होती है, ठीक है, समझ में आई। हाँ बेटा, ये भी पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। अगर किसी पेड़ की कोशिका को उठाकर देखोगे तो उसमें मिलेंगी ये चीजें। ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, ये जो आपको मैंने प्रकाश संश्लेषण का फोटो दिखाया, ये क्लोरोप्लास्ट का फोटो दिखाया, ये भी कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लोरोप्लास्ट से याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको क्लोरोफिल पढ़ाया था, ये क्लोरोफिल पर्णहरिम, इसके बारे में क्या एक और पॉइंट नोट करना है, इसमें ना एक धातु पाई जाती है, इसके अंदर एक धातु है, एक मेटल है, उस धातु या मेटल का नाम होता है मैग्नीशियम। ये भी पेपर में आता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है इसके अंदर,
कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। ठीक है, ये भी याद रखना, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वर्णक की। हम बात करेंगे दूसरे वर्णक की। अवर्णी, इसको वर्णी लवक बोलते हैं या क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है, देखो ध्यान से सुनना। ये हरित लवक जो होता है इसने तो हरा रंग दे दिया, लेकिन ये क्या करता है, तो हरे और सफेद रंग को छोड़कर ये सारे रंग देता है। जितने भी तुम लाल कलर के, बैंगनी कलर के, काले रंग के, और जितने भी पिंक कलर के, जितने भी गुलाबी, मतलब तुम जितने भी कलर देखते हो ना, हरे और सफेद रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग देने का काम यही करता है क्रोमोप्लास्ट। तो हरे रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं ये पौधों को। प्रोवाइड ऑल कलर एक्सपेक्ट ग्रीन एंड व्हाइट। व्हाइट भी यहाँ लिख सकते हो, बट आपको मेनली याद रखना है कि हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग देता है ये पौधों को। मैंने इंग्लिश में बोल दिया है प्रोवाइड ऑल कलर एक्सपेक्ट ग्रीन। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये फूल फल में पाए जाते हैं। ये पत्तियों में थे, ये फूल और फल में थे। भाई जब भी आप किसी पेड़ को देखोगे तो सबसे रंग बिरंगी चीज जो होंगी, सबसे कलरफुल चीज पौधों के अंदर फूल होते हैं या फल होते हैं। आपने सेब खाया, लाल रंग का था, हरे रंग का था। आपने आम खाया, पीले रंग का था। आपने गाजर वगैरह जो ये खाई हैं लाल रंग की हैं। आपने पपीता खाया, पीले रंग का है। दुनिया भर के अलग अलग रंग आप देखते हो फल और फूलों के अंदर, है ना। तो ये सब किसके कारण आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, अब जैसे हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता था, वैसे ही इसके अंदर पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्या पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो आपको पूछ ले कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन जो है, या ज़ैंथोफिल, एक और लिख देती हूँ ज़ैंथोफिल, ये किसके अंदर पाए जाने वाले वर्णक हैं? तो ये पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट भाई हरित लवक के अंदर, इसको ऐसे समझो। देखो, जब हमने बात करी थी क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, जब हमने बात करी हरित लवक की, हरित लवक, तो प्यारे बच्चे इसमें तो एक ही वर्णक मिला था हमें, इसमें एक ही पिगमेंट देखने को मिला था। उस पिगमेंट का नाम क्या था? उस पिगमेंट का नाम था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प कर रहा था। हिंदी में बोलते हैं इसको पर्णहरित। ठीक है, ये इसके अंदर तो एक ही पिगमेंट देखने को मिला हमें, क्लोरोफिल। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्णी लवक की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें भी पिगमेंट देखने को मिलेंगे, इसमें भी वर्णक मिलते हैं भाई, इसमें भी हमें वर्णक देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वर्णक इसमें देखने को मिलेंगे? तो आप बताओगे, इसी के अंदर मिलता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल क्या काम करता है ये ज़ैंथोफिल? तो ये पीला रंग देता है प्यारे बच्चे, पीला रंग। आप पपीता वगैरह खाते हो, आम खाते हो, उसमें पीला रंग देखते हो, इसी के कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण। ठीक है, और कौन सा होता है? एंथोसाइनिन। अगला क्या था? एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। ठीक है, दिखाया था अभी अभी, देखो ये रहा एंथोसाइनिन लिखा हुआ है। ठीक, एंथोसाइनिन जो है, एंथोसाइनिन ये कैसा रंग देता है? तो ये देता है लाल रंग। ये कैसा रंग देता है? लाल रंग, है ना। और सेब का जो लाल रंग आपने देखा है, एप्पल जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? इसी के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, और कौन सा होता है? कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या होते हैं? तो कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये देते हैं नारंगी रंग। नारंगी, गाजर खाते हो, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड्स के कारण। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके चीजें आपको पूछी जाएंगी और ये समझनी है आपको चीजें। अब एक और चीज आती है टमाटर। टमाटर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टमाटर का कैसा रंग होता है? लाइकोपीन पिगमेंट होता है।
लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन पिगमेंट होता है भाई, इसको अलग करके लिख लो, यहाँ मत लिखो, लाइकोपीन करके लिखो, नोट करके लिखना। टमाटर का जो, जब टमाटर कच्चा होता है तो हरा होता है, हरा होता है ना, तो जब तक वो हरा है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जब टमाटर लाल हो जाता है तो नोट करके लिख लेना, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग पूछा जाता है पेपर में, किसके कारण होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, अरे टाइम भी हो गया, लिख लेना लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है, लाइकोपीन। अब टाइम हो चला है, बात करेंगे कल की क्लास में, पढ़ाते पढ़ाते इतना खो जाते हैं, तो भाई कल की बात करेंगे, ठीक है। चलो हैंड रिटन नोट सही से लिखवा दे, को क्या दिक्कत आ रही है बच्चा?